हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस दुबे आपका विद्या मंदिर का क्लासेस में वेलकम करता हूं। और विद्या मंदिर आप लोगों के लिए जेईई मेन का प्रिपरेशन 2024 को एक बूस्ट देने के लिए सीरीज ऑफ वीडियोस ला रहा है, जहां पे हम वन शॉट में पूरे चैप्टर कवर कर रहे हैं। उसी को और बेटर बनाने के लिए आज मैं आप लोग के सामने सॉल्व करूंगा जनवरी 2023 के मॉर्निंग शिफ्ट का 24 का पेपर, और मिलकर हम लोग सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि पेपर में क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल कैसे है और वो किन टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन जो मेरे सामने है, तो इफ टू चार्जेस Q1 and Q2 आर सेपरेटेड विद डिस्टेंस D एंड प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो सबसे पहले टॉपिक इस क्वेश्चन का देखना है। तो ये जो टॉपिक है आपके पास वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये क्वेश्चन है और आपसे क्या पूछ रहा है कि जब हम मीडियम के अंदर दो चार्जेस को डालते हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस अगर आपके पास d दे रखा है और चार्जेस Q1 और Q2 हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस मीडियम का अगर k है, क्या होगा अगर इन्हीं चार्जेस को फ्री स्पेस या एयर में रखा जाए, वैक्यूम में या एयर में रखा जाए, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। तो क्या डिस्टेंस होनी चाहिए? व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इन एयर फॉर द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? तो देखिए कैसे करना है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड करूंगा कि जहां पर सिर्फ आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, और देखते हैं कि कितना डिफिकल्ट है या कितना आसान है। तो यहाँ जो फोर्स आपके पास आएगी, तो कूलम्स लॉ लिखेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ मैं k को मल्टीप्लाई करूंगा, और प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2 डिवाइडेड बाय उनके बीच का डिस्टेंस विच इज d²। इसको मैं बराबर कर दूंगा। अगर मैं मान लेता हूं कि सेम फोर्स के लिए एयर में डिस्टेंस अगर x है, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पे सेम Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू x²। तो देखिए ये सारी की सारी चीजें कैंसिल हो रही हैं, हमारे पास बच क्या रहा है, x इज इक्वल टू d√k। तो ये रिलेशन मेरे पास आया, x इज इक्वल टू d√k विच इज ऑप्शन 4। मैं इसको काफी इजी कैटेगरी में इस क्वेश्चन को डालूंगा। तो अगर मैं इजी मीडियम डिफिकल्टी लेवल को रखूं तो दिस वुड बी एन इजी प्रॉब्लम, काफी आसान, सिंपल फॉर्मूला यूज करना और आगे बढ़ जाना है। एक बार आप भी ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर सीधे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, 1 ग्राम ऑफ अ लिक्विड इज कन्वर्टेड टू वेपर एट 3 into 10 raised to the power 5 पास्कल, यानी जो प्रेशर है वो कांस्टेंट दिया हुआ है। इफ 10% ऑफ द हीट सप्लाइड इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, and this is the increase in volume 1600 centimeter cube during this phase change, then the increase in internal energy in the process will be। तो आपको बताना है कि इंटरनल एनर्जी के जो चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वो कितना है। तो पेपर ये क्वेश्चन जो है आपके पास गैसियस स्टेट और थर्मोडायनामिक्स का है, ये प्रॉब्लम थर्मोडायनामिक्स का है ये प्रॉब्लम। और देखा जाए तो फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम भी है। क्यों? क्योंकि मैं इसमें जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखूंगा, तो इसको मैं फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम बता रहा हूं। लेकिन देखिए लैंग्वेज जो है इस क्वेश्चन की काफी डिफिकल्ट बनाती है इस क्वेश्चन को। ओके, तो क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा। आप देखिए 1 ग्राम ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड टू वेपर, तो वेपर में चेंज, वेपर में वो आ गया। उसके बाद 10% ऑफ द हीट सप्लाइड इज यूज फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम पढ़ने में। अब देखिए जब वो लिक्विड से जब वो वेपर में चेंज हो रहा था, तो उस टाइम तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है? फेज चेंज करने में वो चेंज हो रही है। लेकिन आप उसको हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सोचेंगे ना, तो काफी मुश्किल होगा। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ठीक है। और यहाँ पे प्रोसेस देखिए, तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, सो इट्स एन आइसोबैरिक प्रोसेस। तो फेज चेंज के बाद की बात मैं बता रहा हूं कि वहां पे एक्सपेंशन हो रहा है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 1600 सेंटीमीटर क्यूब से। तो मैं देखिए क्या कर रहा हूं कि टोटल एनर्जी अगर Q दी गई,
तो उस Q का 10% जो एनर्जी है वो वॉल्यूम इंक्रीज करने में जा रही है, यानी 10% जो है वो वर्क डन में जा रही है। तो 10% मतलब कि दिस इज द 10% ऑफ Q। तो बाकी की बची 90% जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी में चली गई। तो 90% ऑफ Q जो है वो इंटरनल एनर्जी चेंज करने में चली गई। तो यहाँ से अगर मुझे चेंज इन इंटरनल एनर्जी पता लगानी है तो वो 9 टाइम्स दी वर्क डन होगा। क्लियर हो रही है? तो लैंग्वेज इसको कुछ बच्चे जो पूछते हैं डाउट, तो वो लैंग्वेज इसकी क्लियर नहीं हो पाती कि सर कहना क्या चाह रहा है। तो कहना कुछ नहीं चाह रहा है, एक आइसोबैरिक प्रोसेस हो रहा है और वहां पे जो भी हीट इसको मिल रही है उसका 10% वॉल्यूम इंक्रीज करने में जा रहा है, यानी 10% वर्क में जा रहा है। सो 90% ऑफ द एनर्जी डेफिनेटली इज गोइंग इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। अब देखिए वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में तो वर्क डन फॉर्मूला हो जाएगा, वो जाएगा P डेल्टा V, यानी प्रेशर टाइम्स चेंज इन वॉल्यूम। तो प्रेशर आपको दे रखा है 9 इंटू वर्क डन लिख रहा हूं 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 इंटू व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम 1600 सेंटीमीटर क्यूब से चेंज हो गया। तो 1600 सेंटीमीटर क्यूब को कैसे लिख सकता हूं मैं, 1600 इंटू सेंटीमीटर क्यूब, इसको मीटर क्यूब में अगर मुझे चेंज करना होगा तो 10 रेज पावर 2 इंटू 10 रेज पावर 2 इंटू 10 रेज पावर 2, तो विच इज 10 रेज टू द पावर -6, ये मीटर क्यूब में हो गया। ठीक है क्या? तो यहाँ से 5 और एक और 0 मिलके यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास बचा 9 इंटू 3 इंटू 160। सो दिस इज 9 इंटू 480 और ये 0 हो गया 72 7। 9 इंटू 4 इज 36, 36 एंड 7 इज 4320 जूल। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो मैं इसको क्वेश्चन को डेफिनेटली एक डिफिकल्ट लेवल में रखना चाहूँगा। अगर मैं इसकी डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ, डिफिकल्ट रखना चाहूँगा जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, हाउ इट इज फ्रेम। अगर वो सीधा सीधा क्वेश्चन कह देता है कि भाई एक आइसोबैरिक प्रोसेस में 10% एनर्जी वॉल्यूम इंक्रीज करने में जाती है, तो बताओ चेंज इंटरनल एनर्जी, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता। लेकिन ये जो ऊपर की एक लाइन लिख दी कि 1 ग्राम ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड टू वेपर, और वहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। लेकिन हम अपने बेसिक्स को स्ट्रांग रखेंगे, पकड़ के चलेंगे, बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, दो स्टेटमेंट है आपके पास। एक ये स्टेटमेंट 1 है, ठीक है, an elevator can go up or down with uniform speed when its weight is balanced with the tension of its cable. Statement 1 100% करेक्ट कि भाई एक एलिवेटर है अगर आपके पास, और एक एलिवेटर जो है अगर उसकी जो टेंशन है और एलिवेटर का जो वेट है W और T, अगर ये W और T बराबर होंगे तो एलिवेटर जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पे होगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, अ बॉडी विच इज इन इक्विलिब्रियम या सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन अ बॉडी इफ इट्स 0, द बॉडी कंटिन्यूज द यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यस, ट्रू। स्टेटमेंट 2 की बात करें, स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन इट इज मोर देन हिज और हर वेट व्हेन द एलिवेटर गोज डाउन विथ इंक्रीजिंग स्पीड। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है कि ये जो एलिवेटर है वो नीचे की तरफ जा रहा है विद इंक्रीजिंग स्पीड, यानी एक्सीलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो अगर एक इंसान यहाँ पर खड़ा हुआ है, एक इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ अ पर्सन, तो यानी जो ये फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है पर्सन के ऊपर, विच विल बी द नॉर्मल रिएक्शन, और इस पर्सन का जो वेट है नीचे की तरफ W, और पर्सन का जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है। तो अब देखिए इस पे अगर मैं न्यूटन का सेकंड लॉ की इक्वेशन लिखूंगा तो आपके पास आएगा W माइनस नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि नीचे की तरफ W, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, इज इक्वल टू M इंटू ए। सो नॉर्मल रिएक्शन इज W माइनस MA, यानी उसके वेट से नॉर्मल रिएक्शन जो है वो डेफिनेटली उसके वेट से कम आएगा। ठीक है, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन इज W माइनस MA। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि इज मोर देन। समझ में आ रहा है क्या? नॉर्मल रिएक्शन या फिर जो
फोर्स एलिवेटर का फ्लोर उसके ऊपर लगा रहा है तो वो इज मोर देन ये बोल रहा है, जबकि हमने सॉल्व किया जब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो ये फोर्स जो है वो लेस देन आनी चाहिए। तो स्टेटमेंट 2 जो है आपके पास गलत हो गया, तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो ऑप्शन देखते हैं, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो ये लगा देंगे हम लोग सीधा सीधा। और ये अगर मैं बोलूँ तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से है ये, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट चेक किए जा रहे हैं, और वो भी कॉन्सेप्ट कौन से कॉन्सेप्ट, न्यूटन का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, ये दोनों कॉन्सेप्ट चेक किए जा रहे हैं। और इसको भी मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये क्वेश्चन, और इजी रखता हूं मैं इसको। आई होप आपको भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और मैं हमेशा बच्चों को बताता रहता हूं कि डायमेंशनल एनालिसिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन आपके पास आ गया डायमेंशनल का, तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरी मेहनत से पढ़ी और उससे भी एक क्वेश्चन आ गया, और डायमेंशनल एनालिसिस से भी एक क्वेश्चन आया। अब डायमेंशनल एनालिसिस आपको पढ़ने के लिए हार्डली 2 घंटे चाहिए अगर आप बढ़िया से डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ लिए। सेम कैन नॉट बी सेट फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अब अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें बताना है कि किसके डायमेंशनल फार्मूला कहाँ कहाँ दिए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन आए तो अगर आपको याद है डायमेंशनल फार्मूला तो हम जल्दी से टिक कर सकते हैं, नहीं याद है तो आपको कोई फार्मूला इनका याद होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देखता हूँ, प्लैंक कांस्टेंट, उससे रिलेटेड फार्मूला मुझे पता है कि भाई एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन इज h इंटू फ्रीक्वेंसी। यानी अगर h के डायमेंशंस की बात करूं तो h के जो डायमेंशंस आपके पास आएंगे, h वुड बी E बाय म्यू, यानी एनर्जी को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना होगा। एनर्जी बोले तो mL2T-2, और ये जो फ्रीक्वेंसी है आपके पास दैट इज T-1। सो इसके जो डायमेंशन आपके पास आ गए वो गया mL2T-1। ओके, तो मैच करते हैं mL2T-1 यानी R, तो फर्स्ट जो है आपके पास R से मैच हो गया। तो हम देखें कौन कौन सा है, तो हमने 1 को तो यहाँ से रूल आउट कर दिया, 4 को भी रूल आउट कर दिया। अभी भी 2 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी VS की बात कर रहा है, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली है क्या, तो इट इज़ एनर्जी अपॉन चार्ज, तो Q लिख देता हूँ मैं इसको, एनर्जी अपॉन चार्ज। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को फिर से मैं लिख सकता हूँ एनर्जी यानी mL2T-2, और चार्ज जो है आपके पास क्या होगा, करंट इनटू टाइम यानी A इंटू टी। सो VS आपके पास हो गया mL2T⁻³ एम्पियर -1। तो यहाँ पर भी मुझे एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है एम्पियर के साथ, तो S के साथ मैं इसको मैच कर दूंगा, R और S। तो यहाँ से देखिए हमने ऑलरेडी 3 को भी रिमूव कर दिया है। तो जल्दी से अगर हम बार बार ऑप्शंस को देखते जा रहे हैं तो हम यहाँ पे 2 को टिक कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको इन दोनों को चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम एक बार और चेक करेंगे। तो वर्क फंक्शन क्या है, सो वर्क फंक्शन इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, तो इट इज़ एनर्जी ओनली। तो वर्क फंक्शन जो है आपके पास वो एनर्जी ही है। तो एनर्जी के डायमेंशन हमें पता है mL2T-2 यानी P, तो ये P आ जाएगा आपके पास। देखिए सही भी जा रहे हैं हम लोग, एकदम होना भी चाहिए। मोमेंटम PV, तो मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम के लिए, यानी mL_T-1 हो गया ये। तो मोमेंटम जो है एक ही बचा होगा mL_T-1, तो Q हो गया। तो यहाँ से हमने इसको समझ गया। और यहाँ पर भी मैं बोलूँगा कि इट इज़ फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस से है ये, ठीक है क्या। और क्वेश्चन अगर बोले तो सिंपली मेमोरी बेस्ड है। अगर मैं इसको बोलूँ तो मेमोरी बेस्ड है, क्योंकि आपको याद होने चाहिए फार्मूलाज, तो आप इसको बड़े आराम से कह सकता हूँ। और जस्ट बिकॉज यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है और स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो मैं इस वजह से इसको मीडियम कैटेगरी में रखूँगा। तो इट्स अ मीडियम प्रॉब्लम, ओके, नॉट वेरी डिफिकल्ट, नॉट वेरी इजी, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है।
अदरवाइज बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसको याद है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 10 बाय पाई अंडर रूट पाई सेंटीमीटर इज प्लेस परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला. The magnetic field is decreased to 0 in 0.5 second at a steady rate. The induced EMF in the circular loop. तो EMF का क्वेश्चन है, यानी ये EMI का क्वेश्चन है, ठीक है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का एक क्वेश्चन है और स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। सीधा आपको फार्मूला अप्लाई कर लेना है, फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सीधे जो है मैं फैराडेज लॉ लिखता हूँ। सो EMF इज इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। सीधे सीधे मैं इसको लिखने की कोशिश करूँगा और डेल्टा फाई को भी मैं क्या लिख देता हूँ, एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास फ्लक्स है, और डिवाइडेड बाय टी कर देता हूँ, क्योंकि फ्लक्स जो है ज़ीरो कर दिया जा रहा है, तो जो पहले फ्लक्स था वही फ्लक्स हो जाएगा, क्योंकि बाद का फ्लक्स तो ज़ीरो हो गया अपॉन टाइम, स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखिए सॉल्व करता हूँ मैं इसको। तो एरिया आपके पास क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर। सो आर इज़ 10 बाय रूट पाई, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन पाई, लेकिन सेंटीमीटर से मीटर में रखने के लिए तो 10 रेज टू द पावर -4 करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर कर रहे हैं। 10 रेज पावर -2 इंटू 10 रेज पावर -2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास हो गई 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -1 टेस्ला डिवाइडेड बाई टी। तो कितने देर में ये फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ज़ीरो अटेन करी है। क्यों? क्योंकि पहले जो आपके पास लूप था, उस लूप में से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रही थी और उस टाइम फ्लक्स था आपके पास A इंटू बी, और जो बाद में फ्लक्स हो गया आपके पास, वो फ्लक्स ज़ीरो हो गया। और कितने देर में ये फ्लक्स चेंज हुआ है उसे डिवाइड कर देंगे तो हमें EMF मिल जाएगा, और वो टाइम इन्होंने 0.5 सेकेंड बोला है। तो 0.5 यानी 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -1। तो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपके पास बचा तो पाई और पाई ख़त्म हो गया। सो EMF इज़ इक्वल टू 100 इंटू 10 रेज पावर -4, यानी मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 वोल्ट और 10 मिली वोल्ट। तो 10 मिली वोल्ट, 3 वुड बी योर करेक्ट आंसर। तो एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ईजी प्रॉब्लम मैं बोलूँगा इसको, अगेन नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आसान सा क्वेश्चन, और सीधा सीधा आपसे पूछा गया है फ्लक्स चेंज हो रहा है इतने टाइम में, चेंज इन फ्लक्स को टाइम से डिवाइड करा, कहानी खत्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अच्छी खबर है आप लोगों के लिए कि रेडियो एक्टिव डीके, क्योंकि यहाँ पे डीके हो रहा है, ये अल्फ़ा बीटा माइनस गामा ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया। सो हम इस पर कोई भी बात नहीं करेंगे, इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस। ओके, और ये टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। तो इट्स टॉपिक इज़ रेडियो एक्टिविटी। सो रेडियो एक्टिविटी रिमूव कर दिया गया है, इस वजह से लेट्स मूव फॉरवर्ड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अगेन असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। तो गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। आपको पता ही है असर्शन क्या कह रहा है कि फोटोडायोड्स आर प्रिफरेबली ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस कंडीशन फॉर लाइट इंटेंसिटी मेजरमेंट। ठीक है क्या? अब देखिए फोटोडायोड्स क्या होते हैं। तो फोटोडायोड्स के ऊपर आप लाइट एमिट कर रहे होते हो और फिर उसमें से जो करंट है उस करंट को मेजर करते हैं और पता लगाते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, अब देखिए डायोड के साथ क्या है कि डायोड में एक N साइड होगा और एक P साइड होगा। तो अब आपको पता ही है कि जो हमारे पास N और P साइड है, अगर मैं दोनों साइड यहाँ बनाता हूँ, ठीक है क्या, तो N साइड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और P साइड के अंदर जो है होल्स यानी पॉजिटिव चार्ज कैरियर ज़्यादा है। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो बीच में डिप्लीशन लेयर बना देते हैं और ये डिप्लीशन लेयर जो है यहाँ पे कोई चार्ज कैरियर डिप्लीशन लेयर में नहीं होंगे। ठीक है क्या? अच्छा, अब देखिए क्या होगा, रिवर्स बायस कर से क्यों ये चल रहे हैं, क्यों ये पहला स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट है, क्योंकि जब रिवर्स बायस हो रहे हैं तो अभी से देखिए क्या होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के पॉजिटिव साइड जा चुके हैं तो वो एक इक्विलिब्रियम आ गया है।
अगर और इलेक्ट्रॉन बन रहे होंगे तो वो फिर से दूसरी साइड जाने की कोशिश करेंगे। तो क्या हो रहा है कि जब फोटोन पड़ रहे हैं फोटोडायोड के ऊपर तो वो और ज़्यादा चार्ज कैरियर बना रहे हैं, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल रही है और वो जो है वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं। तो रिवर्स बायस करंट जो है ऐसे में बढ़ती है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक स्टेटमेंट दूं, यहाँ पे लिखूं, इफ more number of electron or hole pair are generated due to external supply of energy, ठीक है क्या। और एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ एनर्जी कैसे मिल रहा है, जो लाइट जो पड़ रही है उससे जो एनर्जी मिल रही है, तो उससे क्या हो रहा है, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल पेयर आर जनरेटेड। जब मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होते हैं तो थर्मल करंट बढ़ती है। थर्मल करंट बोले तो दिस इंक्रीजेज द रिवर्स बायस्ड करंट। ठीक है क्या। इसी वजह से हम लोग फोटो डायोड को जब इंटेंसिटी मेजरमेंट करते हैं तो उनको रिवर्स बायस में चलाते हैं। क्यों? क्योंकि जब लाइट उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होगी तो रिवर्स बायस करंट बढ़ेगी, और उसी को अगर हम मेजर कर लें तो हम बता सकते हैं इंटेंसिटी। आई होप इट इज़ क्लियर। दूसरा इज़ अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजन। अब ये क्या बता रहा है कि द करंट इन द फॉरवर्ड बायस इज मोर देन द करंट इन द रिवर्स बायस फॉर पीएन जंक्शन डायोड। एकदम सही बात है कि भाई फॉरवर्ड बायस में चला रहे होते हैं तो फॉरवर्ड बायस करंट रिवर्स बायस करंट से ज़्यादा होती है पीएन जंक्शन डायोड में। एकदम सही भी बात है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या वही उसका रीज़न है? बिल्कुल भी नहीं। उसका रीज़न क्या होना चाहिए कि रिवर्स बायस में इस वजह से चलाते हैं बिकॉज द थर्मल करंट इंक्रीजेज इन रिवर्स बायस व्हेन मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल पेयर आर जनरेटेड। अगर ऐसा कुछ लिखते तो मैं करेक्ट रीज़न बोलता, लेकिन मैं अभी मैं क्या बोलूँगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट इट इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो ये अगेन आपके पास सेमीकंडक्टर चैप्टर का ये प्रॉब्लम है। सेमीकंडक्टर, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम है ये, कॉन्सेप्ट बेस्ड, और काफ़ी इजी प्रॉब्लम है क्योंकि एक एक स्टेटमेंट ही अगर हम दोनों का समझते हैं। फोटो डायोड के बारे में एक रिवर्स बायस पे उसको चलाया जाता है। क्यों चलाया जाता है? लाइट उसके ऊपर पड़ती है, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, तो जिससे रिवर्स बायस करंट पड़ती है और हम उसको मेजर कर लेते हैं। करेक्ट एकदम। स्टेटमेंट 2 भी गलत है, लेकिन एक्सप्लेनेशन क्या वो उसका है? बिल्कुल भी नहीं। ओके, मूविंग अहेड। तो ईजी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सुपर ईजी। क्या कह रहा है कि द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच अ मैन कैन थ्रो अ बॉल इज 136 मीटर। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल इज। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगर मैं इसको बोलूँगा तो काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम है, काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम है। काइनेमेटिक्स में भी मोशन इन 2D का प्रॉब्लम है। सीधे फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, और बड़ा ही इजी पीजी प्रॉब्लम है। देखिए समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर एक इंसान नीचे से ऊपर कोई भी चीज़ फेंकता है और कितनी हाइट तक वो जाती है, सो इस h का फार्मूला आपके पास सीधे सीधे आ जाएगा, h इज इक्वल टू u²/2g। स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला u²/2g। कैसे निकाल सकते हैं आप लोग फार्मूला? तो बड़ा सिंपल है, हाफ mv² को आप mgh करेंगे, वहाँ से भी आ सकता है। ठीक है। अच्छा, जब कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को फेंक रहा होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में और ये एंगल अगर थीटा होता है, सो रेंज का फार्मूला क्या होता है? तो रेंज इज इक्वल टू u² sin 2θ/g। दिस इज द फार्मूला फॉर रेंज, u² sin 2θ/g। ठीक है। अगर रेंज मैक्सिमम की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होगी, तो r मैक्सिमम की वैल्यू u²/g हो जाएगी। तो अभी देखिए क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है विच इज़ u²/2g।
सो यू स्क्वायर बाई 2g की वैल्यू 136 मीटर है मेरे पास। सो यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू क्या होगी? यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू 2 इंटू 136, तो वो आपके पास हो जाएगी 272 मीटर्स। सो 272 मीटर्स। अगेन आपके पास सोल्यूशन बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। अगेन ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा गलत है या दोनों सही है। तो कह रहा है स्टेटमेंट 1, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज -73 डिग्री सेल्सियस व्हेन द गैस इज हीटेड टू 527 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इस टेम्परेचर को केल्विन में रख दूँ मैं, तो हमें पता है केल्विन के लिए मुझे 273 ऐड करना पड़ेगा, तो दिस इज 200 केल्विन, यानी 273 माइनस 73, तो इट इज 200 केल्विन। और यहाँ का अगर टेम्परेचर देखा जाए तो 273 प्लस 527, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 800 केल्विन। तो टेम्परेचर को 4 टाइम्स कर दिया गया है, टेम्परेचर हैज बीन चेंज 4 टाइम्स। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इज डबल्ड। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या आरएमएस स्पीड डबल हो जाएगी। तो आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला अगर मैं देखूं, सो वी आर एम एस इज इक्वल टू √3RT/m0। सो वी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। तो टेम्परेचर यहाँ से 200 से 800 यानी 4 टाइम्स किया गया है, तो 4 टाइम्स का मतलब √4T यानी 2 टाइम्स तो हो ही जाना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए VRMS, जो कि बात इन्होंने करी है कि RMS इज डबल, विच इज ट्रू, 100% करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है स्टेटमेंट 2। तो स्टेटमेंट 2 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस विल बी इक्वल टू द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। एकदम गलत। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो इट इज़ 3/2nRT। सारे मॉलिक्यूल्स का अगर मैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो दिस इज 3/2 इंटू PV। इट इज़ 1.5 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, और यहाँ पर इन्होंने बोला इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग बट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ये हो जाएगा आपके पास। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो दिस इज फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से है ये, ओके। और स्ट्रेट फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है ये, फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है ये, और मैं इसको भी इजी कैटेगरी में रखूंगा। इट इज़ अ वेरी सिंपल वेरी इजी प्रॉब्लम। सीधा फार्मूला अप्लाई करना है, बता दोगे आप। जिसको भी फार्मूला याद है कर लेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अगेन बहुत ही बढ़िया न्यूज़ आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम का है। सो दिस क्वेश्चन हैज़ ऑल्सो बीन रिमूव्ड फ्रॉम दिस सिलेबस, और दिस इज फ्रॉम द टॉपिक कम्युनिकेशन सिस्टम। सो कम्युनिकेशन सिस्टम का है ये टॉपिक, इसको भी रिमूव कर दिया। तो आगे बढ़ते हैं। तो लगभग 1/3 ऑफ दी क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर रखा है, और देखिए कितने इजी क्वेश्चंस हैं, कहीं पर भी दिमाग नहीं लगाना है बहुत। अगला देखते हैं। A circular loop of radius r is carrying current I ampere. The ratio of the magnetic field at the center of circular loop and a distance r from the center of the loop on its axis is simple, formula based. तो कहाँ से है ये? तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से है ये। कैसा है? फॉर्मूला बेस्ड है, सीधा फॉर्मूला लिखना है हमें, फार्मूला बेस्ड। और किस कैटेगरी में इसको रखेंगे? अगेन सुपर इजी। तो दोनों फार्मूला रखता हूँ मैं और दिखाता हूँ कि क्या है करना है इसमें। तो आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है, और उस लूप से एक यहाँ पर r डिस्टेंस पर, इस लूप से r डिस्टेंस पर,
और इस लूप का खुद का भी रेडियस r है और उस लूप के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है वो करंट I फ्लो कर रही है। तो आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो सेंटर में, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप एंड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो यानी यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं इसको BO बोल देता हूँ और यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड जिसको B1 बोल देता हूँ, तो बेसिकली आपको रेशियो चाहिए BO/B1, ये दोनों चाहिए। फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला उसकी एक्सिस से x डिस्टेंस की दूरी पर हो जाता है म्यू नॉट I r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। एट x इज इक्वल टू 0, यानी सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो सेंटर पे जब x की वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये नीचे r3, ऊपर r स्क्वायर, नीचे r, यानी ये आ जाएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्मॉल r, म्यू नॉट I अपॉन 2r। सिमिलरली अगर मैं b निकालने की कोशिश करता हूँ इस पॉइंट पे 1 पे, जो कि r डिस्टेंस की दूरी पर है, तो वहाँ से क्या हो जाएगा म्यू नॉट I r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर आपके पास r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर यानी 2r स्क्वायर हो जाएगा, जिसका रूट करेंगे तो √2 इंटू r हो जाएगा, जिसका क्यूब करेंगे तो आपके पास 2√2 इंटू r क्यूब, यानी B1 की जो वैल्यू है वो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2√2 r आ जाएगी। तो अगर आप इन दोनों को समझने की कोशिश करें तो B1 जो है इसको अगर √2 से डिवाइड कर दिया जाए तो B1 इज इक्वल टू B नॉट डिवाइडेड बाई 2√2। मुझे रेशियो क्या चाहिए, B नॉट बाई B1, सो B नॉट बाई B1 इज इक्वल टू 2√2/1, सो 4 इज योर करेक्ट आंसर। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फार्मूला हमें पता होना चाहिए था, ये फार्मूला हमें पता होना चाहिए था। ये फार्मूला हमें क्या देता है, एक रिंग के एक्सिस पर x डिस्टेंस की दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड, और उसी फार्मूले में अगर x को 0 रख दिया जाए तो सेंटर पता चल जाता है, और उसी में अगर x को r रख दिया जाए तो किसी डिस्टेंस r पे पता चल जाएगा। आपके सामने रेशियो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ओके, अब ये क्वेश्चन आपसे क्या बता रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहा है। तो मैं इसको बोलूँगा कि मॉडर्न फिज़िक्स का है, ये मॉडर्न फिज़िक्स का है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है ये प्रॉब्लम। ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी सीधा कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम है। इजी है या मुश्किल है, ये तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही हम लोग बता सकते हैं। कह रहा है फ्रॉम द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड, आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज आर करेक्ट। तो कह रहा है पहला ऑब्जर्वेशन, द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ऐसे कैसे? स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, अगर मैं आपसे लिखूं स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला, सो देखिए E यानी चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू hc/λ, यानी एनर्जी ऑफ इनकमिंग फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो एनर्जी ऑफ फोटोन पर भी डिपेंड कर रहा है और वर्क फंक्शन पर भी डिपेंड कर रहा है, दोनों पर स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है। सिर्फ कह देना कि वर्क फंक्शन पे ओनली डिपेंड करता है तो स्टेटमेंट 1 तो भैया गलत है। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा द सैचुरेशन करंट इंक्रीजेज एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज। सही बात है कि भाई आप इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे यानी ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स प्लेट पर फॉल हो रहे हैं, और अगर ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन प्लेट पे फॉल हो रहे होंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल कर आ रहे होंगे, तो करंट जो है वो बढ़ेगी। तो स्टेटमेंट 2 सही बात कह रहा है, तो स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। थर्ड देखिए, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अब कह रहा है मैक्सिमम नहीं, वो देखिए डिपेंड कर रहा है उसकी वेवलेंथ पर।
ठीक है। और अगर आप वेवलेंथ को फिक्स रख के इंटेंसिटी बढ़ाओ घटाओ तो नहीं चेंज होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यही है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वेवलेंथ पर डिपेंड कर रही है, जो लाइट की वेवलेंथ, इंसिडेंट फोटॉन्स की जो वेवलेंथ है या फ्रीक्वेंसी है। जब तक आप वेवलेंथ को नहीं चेंज करोगे, इंटेंसिटी को चाहे जितना भी चेंज करो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो स्टेटमेंट 3 जो है वो गलत हो गई, डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी बोला हुआ है। फोर्थ देखिए क्या बोल रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो ये भी पूरी तरीके से गलत हो गया, क्योंकि वेव थ्योरी के हिसाब से तो ये वाला मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला भी सही होता। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, वेव की एनर्जी बढ़ा रहे हो, तो इधर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही है तो ज़्यादा तेज़ी से निकलना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। वो एक एक पार्टिकल की एनर्जी है। जब तक आप एक सिंगल फोटोन की एनर्जी को नहीं बढ़ाओगे, वेवलेंथ नहीं बढ़ाओगे, तब तक चाहे जितने भी नंबर ऑफ फोटॉन्स आएँ। तो ये वेव थ्योरी को पूरी तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गलत ठहरा देता है। बोलता है कि नहीं, अगर वेव होता तो ज़्यादा देर अगर हम लाइट को स्विच ऑन रखते तो ज़रूर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता, बट दैट इज़ नॉट द केस। तो फोर्थ भी आपके पास गलत हो गया। पार्टिकल नेचर आपको एक्सप्लेन करता है, तो 2 ओनली इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सेकेंड ओनली। तो मैं इसको थोड़ा सा मीडियम कैटेगरी में रखना चाहूँगा। क्यों मैं मीडियम कैटेगरी में इसको रखना चाह रहा हूँ? क्योंकि इस क्वेश्चन ने आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ऑलमोस्ट नॉलेज चेक कर लिया कि आप डुअल नेचर भी समझते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस तरीके से पार्टिकल नेचर को सामने रखता है, वो चीज़ आपको क्लियर है कि नहीं। दूसरा, आपको वर्क फंक्शन के बारे में क्लैरिटी है कि नहीं, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में क्लैरिटी है कि नहीं। तो अगर आपको ओवरऑल डेवलपमेंट है आपका अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो ये क्वेश्चन कर पाओगे। बाकी सिंपल है, इसलिए मैंने उसको मीडियम कैटेगरी में रखा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। Two long straight wires P and Q carrying equal current 10 ampere each were kept parallel to each other at 5 centimeter distance. Magnitude of magnetic force experienced by 10 centimeter length of wire P is F1. If distance between wires is halved and the currents on them are doubled, force F2 on 10 centimeter length of the wire P will be. तो देखिए फार्मूला सीधा सीधा लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पर भी इसको भी लिखूँगा। तो वही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर ही है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट टॉपिक ही है और सीधा फार्मूला बेस्ड ही है। और क्वेश्चन समझ के मुझे ये डेफिनेटली काफ़ी इजी कैटेगरी का लग रहा है, तो मैं भी इसको इजी रखूँगा। पहले फार्मूला देख लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि मेरे पास 2 वायर्स हैं, ठीक है क्या, 2 वायर्स हैं और इनके बीच में, इनमें जो करंट है वो I1 और I2 है और इनके बीच का डिस्टेंस अगर D है, तो ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ ये अप्लाई कर रहे होंगे वो हो जाएगा म्यू नॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू डिस्टेंस। क्लियर है क्या? तो F बाई एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D। यानी अगर L, यानी यहाँ पे पूछा गया है आपके पास 10 सेंटीमीटर के लिए, तो उसमें L मल्टीप्लाई हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई D इंटू L कर दूंगा। क्वेश्चन में देखिए तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द करंट I1 I2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या किया गया कि जो करंट इन द वायर है, अगर आप ध्यान से देखें तो ईच वायर 5 सेंटीमीटर, मैग्नीट्यूड if the distance between the wire is halved and the current on them are doubled, तो करंट को डबल कर दिया गया और वायर के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया। तो यहाँ पर देखिए तो 2 टाइम्स I1 हो जाएगा इंटू 2 टाइम्स I2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई D बाई 2 हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा ये, तो 8 टाइम्स I1 I2 बाई D हो जाएगा, यानी 8 टाइम्स हो जाएगी फोर्स। तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि F2 इज 8 टाइम्स F1। तो D वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन, वेयर वी कैन से दैट F2 विल बी 8 टाइम्स, यानी 8 गुना हो जाएगी। करंट डबल तो 2 इंटू 2 4, वो उधर आधा, ऊपर गया 8। तो वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस। तो सिर्फ आप फार्मूलाज को अगर अच्छा रखें अपना, तो क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा ईजी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। आई होप आप मेरे साथ अभी भी बने हुए हैं। ओके, तो स्टेटमेंट
वन क्या कहता है, तो ये ब्रूस्टर एंगल यानी ये जो वेव ऑप्टिक्स की बात कर रहा है, ये वेव ऑप्टिक्स, और वेव ऑप्टिक्स में भी ये पोलराइजेशन की बात कर रहा है, ठीक है क्या। तो वेव ऑप्टिक्स में भी पोलराइजेशन की बात कर रहा है, कह रहा है इफ द ब्रूस्टर्स एंगल फॉर लाइट प्रोपगेटिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास इज थीटा बी देन द ब्रूस्टर्स एंगल फॉर द लाइट प्रोपगेटिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक इंटरफेस बनाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ एयर और यहाँ पर लिखता हूँ ग्लास। तो ब्रूस्टर्स लॉ क्या कहता है, तो ब्रूस्टर्स लॉ कहता है कि एक ऐसे इंसिडेंट एंगल पर जहाँ पर आपके पास जो रिफ्रैक्टेड रे है और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल 90 हो, ठीक है क्या। तो ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है और ये आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है। तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए जो रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल 90 बनता है, ब्रूस्टर लॉ कहता है the angle of incidence at which the angle between reflected ray and refracted ray is 90 degree, the reflected ray is plane polarized, वो लाइट प्लेन पोलराइज हो जाएगी, इसी एंगल को ब्रूस्टर एंगल कहते हैं। क्या हम ब्रूस्टर एंगल निकाल सकते हैं? डेफिनेटली निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ समझ में आई कि भैया थीटा प्लस आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है क्या। और अगर मैं एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लेता हूँ और 1 ले लेता हूँ, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी ले लेता हूँ, एक चीज़ और मुझे पता है कि 1 मैं स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू ग्लास इंटू साइन आर, ठीक है क्या। अब अगर आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो साइन आर अगर यहाँ से देखा जाए, थीटा इज इक्वल टू आर प्लस 90, तो मैं लिख सकता हूँ साइन आर इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, यानी टैन थीटा इज इक्वल टू म्यू जी, यानी जो ब्रूस्टर एंगल है दैट वुड बी टैन इनवर्स म्यू जी। ये हो जाएगा आपके पास ब्रूस्टर्स एंगल। और तो देखिए अब दूसरा स्टेटमेंट भी यहीं पर पढ़ लेता हूं मैं, द ब्रूस्टर एंगल फॉर द लाइट प्रोपगेटिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज टैन इनवर्स म्यू जी। ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि एयर से ग्लास के लिए ब्रूस्टर एंगल आ रहा है टैन इनवर्स म्यू जी, और ये तो उल्टी ही कहानी बोल रहे हैं, ये तो बोल रहे हैं ग्लास से एयर जाने के लिए टैन इनवर्स म्यू जी हो जाएगा, विच इज़ रॉन्ग। 1/μg होता तो बात सही होती। तो स्टेटमेंट 2 तो पूरी तरीके से गलत हो गया। अब स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा था? स्टेटमेंट 1 कह रहा था कि ब्रूस्टर एंगल अगर थीटा है एयर से ग्लास में जाने के लिए, देन द ब्रूस्टर एंगल फॉर द लाइट प्रोपगेटिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, तो वो देखिए ये आर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? वही चीज़, लाइट जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वापस भेजे तो सेम रास्ते को फॉलो करती है, तो वो आर हो गया। व्हाट इज आर? जो आर इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। एकदम सही है भाई, कि अगर जाते समय ब्रूस्टर एंगल थीटा है तो वापस ग्लास से एयर के लिए वो π/2 माइनस थीटा भी होगा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। आई होप ये समझ में आ रहा है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। तो ये भी वेव ऑप्टिक्स पोलराइजेशन का है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, सीधा फार्मूला बेस्ड जो ब्रूस्टर लॉ का फार्मूला है। और अगेन मैं इसको क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है तो मैं इसको इजी कैटेगरी में रखूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के सारे क्वेश्चंस को इजी रख रहा हूँ, जेईई मेन में इजी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 फाइनली अ मैकेनिक्स प्रॉब्लम, ठीक है। तो एज पर द गिवन फिगर weightless pulley P is attached on a double inclined frictionless surface, the tension in the string will be। तो आपको इस स्ट्रिंग में टेंशन पता लगाना है। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को जैसे हम लोग ट्रेन करते हैं बच्चों को एक इजी मेथड या शॉर्टकट मेथड से करने की इसकी कोशिश करते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ ड्राइविंग फोर्स मेथड। तो ड्राइविंग फोर्स मेथड देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो ग्रेविटी इसके ऊपर लग रही है, तो वो ग्रेविटी आपके पास लग रही है 40 न्यूटन की। तो जिसका इधर की तरफ कंपोनेंट लेंगे, बिकॉज एंगल ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, तो जो इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा दैट वुड बी 40 साइन 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2। और इस पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, नीचे की तरफ 10 न्यूटन लग रहा है
और ये इधर की तरफ, और अगेन ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 sin 30 विच इज़ 1/2, तो ये हो गया 5 न्यूटन। अब देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर 20√3 की फोर्स से इसको खींचा जा रहा है अलॉन्ग द इंक्लाइन, और इसको 5 न्यूटन की फोर्स से खींचा जाएगा, तो ये वाली फोर्स ज़्यादा है, तो डेफिनेटली द होल सिस्टम विल बी एक्सेलरेटिंग लाइक दिस। तो सीधे हम लोग ड्राइविंग फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करके एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन इज टोटल ड्राइविंग फोर्स विच इज़ 20√3 दिस साइड माइनस 5 दैट साइड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। टोटल मास ऑफ द सिस्टम अगर देखें तो 4 इधर है, 1 इधर है, तो 5 आपके पास हो गया। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई 4√3 माइनस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब टेंशन पाने के लिए किसी का भी एफबीडी बना दें, तो मैं यहाँ पर इसका एफबीडी बनाने की कोशिश करूँगा। इधर t, तो ऊपर की तरफ t, नीचे की तरफ 5, तो देखिए कितनी बढ़िया इक्वेशन बनेगी आपके पास। तो ऊपर की तरफ t -5 इज इक्वल टू ma, मास है इसका 1 kg इंटू एक्सेलरेशन। सो t इज इक्वल टू 5 प्लस एक्सेलरेशन, तो विच इज़ 4√3 माइनस 1। तो यहाँ से जो टेंशन की वैल्यू मेरे पास आ रही है, तो टेंशन इज़ कमिंग आउट टू बी 4 कॉमन ले लें, तो √3 प्लस 1 न्यूटन। तो 1 विल बी योर आंसर, ऑप्शन 1 विल बी योर आंसर। तो ये अगेन न्यूटन लॉज से था, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है क्या। तो मैं इसको जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड कर दूंगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड या मेथड बेस्ड प्रॉब्लम है ये, ठीक है। एक मेथड है इसको करने का, तो आप उस मेथड को फॉलो करेंगे, यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट। और मीडियम रखूँगा मैं इसको, अगेन मीडियम रखूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं है एक सिंगल स्टेप में आंसर नहीं मिल रहा। एक बार आपको एक्सेलरेशन निकालना है, देन टेंशन निकालना है, तो मीडियम रखूँगा मैं। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वेव मैकेनिक्स का प्रॉब्लम। अ ट्रैवलिंग वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन yxt इज इक्वल टू 0.05 sin 8x minus 4t। सो दिस इज वेव मैकेनिक्स का प्रॉब्लम, और कितना इजी है ये प्रॉब्लम। वेलोसिटी पूछ रखा है इक्वेशन देखकर, तो इसको कंपेयर करिए। y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी से कंपेयर करिए। तो k की वैल्यू आपके पास 8 आ रही है, ओमेगा की वैल्यू आपके पास 4 आ रही है, और वेलोसिटी की वैल्यू ओमेगा बाई k। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और इससे आसान क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो ओमेगा बाई के हो जाएगा आपके पास, तो दिस इज़ 4/8 विच इज़ 0.5 मीटर पर सेकेंड। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या ही लिखूँ मैं इसको, फार्मूला बेस्ड लिखूँ, क्या लिखूँ, बच्चों वाला सवाल। अगर इजी से भी कुछ हो सकता तो मैं इसको उस कैटेगरी में रखता। इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर EM वेव्स का एक प्रॉब्लम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो एक क्वेश्चन बेटा वो आपसे पूछ रहे हैं EM वेव्स पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करा, तो देखिए यहाँ पर जो K है ना, K है, और देखिए वैसा ही कुछ फीलिंग यहाँ पर भी है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, द E वेक्टर एंड K वेक्टर रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रोपोगेशन वेक्टर्स ऑफ द EM वेव्स इन वैक्यूम, देन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज गिवन बाय। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि कैसे EM वेव प्रोपोगेट कर रही होती है। इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करती है, तो K वेक्टर बोल सकता हूँ। तो मैं अगर यहाँ से देखूँ इस चीज़ को, यहाँ से अगर देखा जाए तो क्या बोला जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड B को K क्रॉस E मैग्नेटिक फील्ड बोला जा सकता है, यानी B कैप इज इक्वल टू K कैप क्रॉस E कैप।
ये बोला जा सकता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ई क्रॉस की है उन ऑप्शन को तो हम लोग हटा ही सकते हैं, जैसे ये वाला ऑप्शन तो हट गया। अब देखो क्या करना है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड को अगर लिखना है बी वेक्टर, तो मुझे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देना होगा। एक काम, दोनों तरफ मैंने मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ आई हैव मल्टीप्लाइड इट बाय बी विच इज मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब एक बार यहाँ पर k के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, e के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो यू विल गेट b बाय ई इंटू के, और अंदर आपको k वेक्टर मिलेगा और e वेक्टर मिलेगा। ठीक है, और देखिए e बाय बी आपके पास c होता है, e बाय बी इज c विच इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो यहाँ पे जो b वेक्टर आपके पास आएगा, तो दिस इज 1/c इंटू के, और k क्रॉस e वेक्टर यहाँ पे लिखना होगा मुझे, और यहाँ पे लिखना होगा मुझे k वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में भी इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी थी, और c और k वेलोसिटी और k का जो मैग्नीट्यूड है, तो c और k का जो मैग्नीट्यूड है, तो लास्ट क्वेश्चन में देखा ये ओमेगा के बराबर हो जाएगा। सो b वेक्टर जो आपके पास निकल कर आएगा, इट इज़ k क्रॉस e डिवाइडेड बाय ओमेगा। सो दिस इज अगेन ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, EM वेव्स का है, और कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम, आई वुड डेफिनेटली कॉल इट अ कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है क्या, और जस्ट बिकॉज कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम नहीं है, और आपको ये 2-3 फार्मूले ध्यान में रखने और वेक्टर्स को भी ध्यान में रखना है, तो आई वुड कॉल इट एज अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है क्या, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है बच्चों के लिए जिनकी EM वेव्स की अंडरस्टैंडिंग या पकड़ थोड़ी सी वीक है, अदरवाइज ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट डेफिनेटली अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम जो बच्चों की प्रिपरेशन देखकर हम कह सकते हैं। ओके, अगेन आगे बढ़ते हैं 18। तो ये एक DC चैप्टर का है, डायरेक्ट करंट का प्रॉब्लम है, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्ट करंट का प्रॉब्लम है ये, डायरेक्ट करंट, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या बोल रखा है देखिए, एज शोन इन द फिगर अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स इज कनेक्टेड टू अ बैटरी विच इज ऑफ 24 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। द करंट थ्रू द रेजिस्टर्स R4 एंड R5, यानी ये वाली जो करंट है इसको ये I4 बोल रहे हैं, और ये वाली जो करंट है इसको अपन I5 बोल रहे हैं रिस्पेक्टिवली। द वैल्यूज़ ऑफ I4 एंड I5, तो आपको बताना है I4 और I5 की वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले मैं जो करना चाहूँगा, तो पता लगा लेते हैं इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, स्टेप 1 जो मैं करना चाहूँगा। ठीक है क्या, तो अब देखिए 2 और 2 है पैरेलल में, तो यहाँ का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा R इक्विवेलेंट, यहाँ का वो हो जाएगा 1 ओम। ठीक है क्या, यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 20 और 5 है, तो यहाँ पर अगर मुझे इनको सॉल्व करना है तो 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 5, डायरेक्ट फार्मूला R1 R2 अपन R1 प्लस R2, ये सब हैंडी हैं छोटे छोटे फार्मूलाज, R1 R2 अपन R1 प्लस R2। तो 20 इंटू 5 इज़ 100, 100 अपॉन 25, तो 4 ओम हो गया यहाँ पर। तो ये R की वैल्यू आपके पास 4 ओम आ गई, और R6 जो आपके पास ऑलरेडी 2 ओम है। तो अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करूँ यहाँ पर R इक्विवेलेंट पूरे का, अगर मैं पूरे का R इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करूँ, तो दिस इज़ 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं भूलेंगे प्लस 3। सो जो R इक्विवेलेंट आपके पास आया, तो वो 3 प्लस 4 इज़ 7, 7 प्लस 2 इज़ 9, 9 प्लस 3 इज़ 12 ओम। तो I कितना हो जाएगा आपके पास, तो जो बैटरी है आपके पास 24 वोल्ट की बैटरी है, तो I इज़ इक्वल टू V बाई R, यानी 24/12, तो ये हो गया आपके पास 2 एम्पियर। यानी जो करंट यहाँ पर जा रहा है वो 2 एम्पियर है, ये भी करंट 2 एम्पियर। अब 2 एम्पियर I4 और I5 में बट रहा है,
तो 2 एम्पियर जो है वो I4 और I5 में बट रहा है, तो कितने रेशियो में बटेगी करंट? तो करंट का जो डिवीजन होता है अगर वो हम ध्यान से देखें, सो I4 बाय I5 वो इन्वर्स रेशियो में होगा, रेजिस्टेंस के इन्वर्स रेशियो में, तो विच इज 5/20। ध्यान देंगे ये जो रेशियो आपके पास वो 20/5 है, लेकिन उसके इन्वर्स रेशियो में करंट बटेगी, तो ये रेशियो जो है आपके पास 1/4 आ जाएगा। तो I4 वुड बी टोटल करंट, तो टोटल करंट हमने निकाला 2 एम्पियर, तो I4 प्लस I5 जो है वो आपके पास 2 एम्पियर थी, और साथ ही साथ ये रेशियो में पता था, तो I4 जो है 2 एम्पियर डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो विच इज़ 1 + 4 × 1, सो I4 की वैल्यू आपके पास आ गई 2/5 एम्पियर, और साथ ही साथ अगर I5 की वैल्यू निकालें, सो 2 डिवाइडेड बाय 1 + 4 × 4, सो I5 इज़ 8/5 एम्पियर। तो ये हमारे पास आंसर है। I4 इज़ 2/5, I5 इज़ 8/5, सो 2/5 एंड 8/5, तो 2 इज़ द करेक्ट आंसर। I4 इज़ 2/5 एंड I5 इज़ 8/5, तो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। और ये भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का मेथड बेस्ड है, वर्किंग बेस्ड प्रॉब्लम है, एक मेथड है जिसको आपको सॉल्व करना होगा, आर इक्विवेलेंट पता करना होगा, फिर आई पता करना, फिर आई को डिवाइड करना। मीडियम रखूँगा क्योंकि देखिए मीडियम इसको क्यों मैं कहा है, तो बड़ा आसान, क्योंकि आप देखिए कैलकुलेशंस देखिए, पहले आपको आर इक्विवेलेंट पता करना पड़ेगा। आर इक्विवेलेंट के लिए आपको 2 पैरेलल को सॉल्व करना है, फिर इनको ऐड करना है, तो वहाँ से आपको करंट आई मिलेगा, फिर आपको आई को 2 रेशियो में बांटना है 1:4 के, सो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए मैंने इसको मीडियम रखा। ऐसे आप टफ तो मैं नहीं बोलूँगा इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है क्या? और इलास्टिसिटी पर बेस्ड ये प्रॉब्लम है, और इसको मैं रख सकता हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का है ये प्रॉब्लम, इलास्टिसिटी से है बेस्ड, ठीक है। और क्या कह रहा है, 100 मीटर लॉन्ग वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे रखी है वायर की, तो सीधे सीधे फार्मूला लगा देते हैं। तो देखिए एक फार्मूला हमारे पास है, F = K ΔL, जहाँ पर K को हम लोग लिख लेते हैं A यंग्स मॉडुलस बाय लेंथ इंटू ΔL। तो अगर मुझे ΔL चाहिए तो आपके पास हो जाएगा FL/AY। तो मैं चाहूँगा कि ये फॉर्मूला आप लोग डेफिनेटली याद रखें, और ये क्वेश्चन देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्टेप में आपके पास हो जाएगा। तो फोर्स देखिए क्या कर रखा गया है, तो एक वायर है, 100 मीटर लॉन्ग वायर है, और आपने उसको लोड कर रखा है नीचे, और जो लोड है वो 250 न्यूटन का लोड है इस वायर के ऊपर, और इलोंगेशन आपको पता लगाना है। तो बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, फोर्स इज़ 250 इंटू लेंथ ऑफ द वायर इज़ 100 मीटर, वायर का लेंथ 100 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ 6.25 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू यंग्स मॉडुलस जो है वायर का 10⁻10, तो 10⁻10। थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह किया जाए अगर, तो देखिए 6.25 इसको काट देगा 40 से, क्योंकि 25 का आधा जो है 12.5 हो जाएगा, 12.5 का आधा 6.25, यस 40 टाइम्स हो जाएगा। अब ज़ीरोज़ काउंट करा जाए अगर, तो यहाँ पर है 1 2 3 और ये 4, तो ऊपर हो गया आपके पास 4 और 3 7 ज़ीरोज़ हो गए, और इधर तो ये आपके पास हो गया 4 इंटू 10⁻³ मीटर, 2 वुड बी और करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? ज़ीरोज़ देखिए, एक इधर 2 3 और 4, 7 10 में से गया तो 10⁻³ तो इलास्टिसिटी का सीधा फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम। और ये कोई पेपर, ये नहीं कोई ऐसा फर्जी सा पेपर है, जेईई मेन का पेपर है। देख रहे हैं कितने आसान क्वेश्चन है, मैं कहते कहते थक गया हूँ इस बात को, और काफ़ी ज़्यादा इजी है। अगर एक बच्चा सिर्फ फार्मूलाज ही अपने स्ट्रांग रखे और समझते जाए सारे टर्म्स के मीनिंग, तो आपको मैं 75 to 80 फिजिक्स में लाना इज़ जस्ट अ पीस ऑफ केक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ग्रेविटेशन का प्रॉब्लम, ठीक है।
क्या कह रहा है प्रॉब्लम? द वेट ऑफ अ बॉडी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज 18 न्यूटन, यानी mg0, वेयर g0 इज द ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो mg0 की वैल्यू 18 न्यूटन है। द वेट ऑफ द बॉडी एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3200 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस इज गिवन बाय रेडियस। क्या यार, फॉर्मूला बेस, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। देखिए फॉर्मूला लिखिए, तो g इज इक्वल टू g0 अपॉन 1 प्लस एल्टीट्यूड अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। ठीक है क्या? अब देखिए यहाँ से, सो g इज इक्वल टू g0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस h क्या दे रखा उन्होंने, 3200, so दिस इज 3200 डिवाइडेड बाय 6400 इसका होल स्क्वायर। तो ये गया आपके पास 1/2, तो नीचे आ गया 3/2 का होल स्क्वायर। सो g इज इक्वल टू 4g0/9, क्योंकि हाफ है, 1/2 प्लस 1 इज 3/2, 3/2 का स्क्वायर। तो जो उसका वेट हो जाएगा यानी mg हो जाएगा उसका, तो वो भी हो जाएगा 4/9 इंटू mg0। mg0 की वैल्यू 18 पता है, तो यू विल हैव 4/9 इंटू 18, तो ये गया 2 से, 4 इंटू 2 इज 8 न्यूटन। तो अर्थ के सरफेस पे तो 18 न्यूटन का है, लेकिन अर्थ के सरफेस से 3200 किलोमीटर ऊपर वो 8 न्यूटन का हो जाएगा। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। कैसा? फॉर्मूला बेस्ड। बताइए कैसे इसको मीडियम बोला जा सके। तो दिस इज फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम, इट इज़ ऑफ मीडियम तो नहीं बोलूँगा, ईजीएस्ट कैटेगरी एवर, वेरी इजी प्रॉब्लम। आई होप इट इज़ क्लियर। बस एग्ज़ाम में प्रेशर नहीं लेना है, ट्रस्ट करना अपने आप को, आगे बढ़ते चले जाना है। अब हम लोग आ गए इंटीजर टाइप में। तो देखिए सारे ऑप्शंस हमारे पास थे, ये सारे ऑप्शन बेस्ड प्रॉब्लम जो हम लोग कर रहे थे। अब इंटीजर टाइप में आपको 5 ही करने हैं, 10 हैं, 10 में से सिर्फ आपको 5 ही करने हैं, ठीक है क्या? लेकिन जल्दी जल्दी हम बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो कह रहा है स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास 2 kg starting from rest acquires a kinetic energy of 10,000 joule at the end of 5th second. The force acted on the body is। तो अब इसको देखिए काइनेमेटिक्स घुसा कर भी इसको करा जा सकता है, ठीक है। मैं इसको सीधे एनर्जी एंड मोमेंटम चैप्टर से लिंक करता हूँ, एनर्जी एंड मोमेंटम, और इसको एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन की तरीके ट्रीट करेंगे और जल्दी से करके इसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है क्या? तो मास है 2 kg, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम निकाल लीजिए। मोमेंटम इज √2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। मोमेंटम निकाल लीजिए फटाक से, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इज 10⁴, मास इज ऑल्सो 2 kg, तो मोमेंटम आ गया आपके पास 200 न्यूटन सेकेंड। सीधा मोमेंटम निकाल दिया, और आपको बताना है कि ये मोमेंटम उसको 5 सेकेंड में मिला है। समझ में आ रहा है क्या? स्फेरिकल बॉडी 2 kg की रेस्ट से स्टार्ट करी और 10,000 जूल 10,000 जूल की काइनेटिक एनर्जी उसको 5 सेकंड में मिलती है। तो फोर्स बताओ। बहुत ही सिंपल यार, फोर्स को मैं बोल सकता हूँ P इंटू, आपके पास फोर्स अगर आपको निकालना है तो फोर्स इज P/T। तो बहुत ही ईजिली हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू व्हाट इज मोमेंटम, 200। कितने टाइम में ये मोमेंटम एक्वायर किया गया है? 5 सेकंड में, तो 5। तो ये F की वैल्यू आपके पास हो गई 40 न्यूटन। 40 न्यूटन इज योर आंसर। सीधा यार, फार्मूला बेस्ड इजी प्रॉब्लम। 2 फार्मूला लगाया हम लोगों ने, दोनों का यूज़ कर लिया। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। मोमेंटम पहले 0 था, बाद में 200 हो गया। कितने देर में हो गया? 5 सेकंड में हो गया। क्या फोर्स लग रही होगी? 40 न्यूटन। खत्म, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज अटैच्ड विथ 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 20 न्यूटन पर मीटर ईच। ये भी 20 न्यूटन पर मीटर, ये भी 20 न्यूटन पर मीटर ईच। The block is placed on a frictionless surface and the ends of the spring are attached to rigid support as shown in the figure. When the mass is displaced from its equilibrium position, it executes a simple harmonic motion. The time period of the oscillation is pi/√x in SI unit. The value of x is, ठीक है क्या? अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है यहाँ का भी डिस्कशन, ठीक है। तो 20 न्यूटन पर मीटर है, 20 न्यूटन पर मीटर। अगर ये दोनों स्प्रिंग हटा के एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर देता
और ये मास हो जाता आपके पास और ये के इफेक्टिव हो जाती, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू 2π√m/k। याद रखना है सीधे। अब के इफेक्टिव कैसे लगाएं, तो अगर आप देखिए दोनों स्प्रिंग्स के में क्या हो रहा है, जब ये ब्लॉक राइट साइड जाएगा तो जितने से ये वाली स्प्रिंग कंप्रेस होगी उतने से ही ये वाली स्प्रिंग एक्सटेंड होगी। तो दोनों में डिफॉर्मेशन सेम हो रही है इस मोशन में, यानी बोथ स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल। तो जब स्प्रिंग पैरेलल होती हैं तो के को लिखा जाता है K1 + K2। तो यहाँ पे जो हमारे पास के आ जाएगा, बिकॉज दोनों 20 हैं, तो 20 + 20 इज इक्वल टू 40 Nm/m। तो टाइम पीरियड इज 2π√, इसका मास इज 2 kg डिवाइडेड बाय 40। ओके, अगर मैं इस 2 को भी अंदर ले आऊँ तो ये आपके पास हो जाएगा π√4 × 2 डिवाइडेड बाय 40। तो ये कट कर गया 10 से, ये कट कर दिया 5 से, तो t इज इक्वल टू π/√5। ओके, अब कंपेयर करें इसको π/√x से, तो 5 इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड है, और क्योंकि इसमें स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन भी यूज़ किया गया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग यूज़ किया गया है, तो हियर वी हैव अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, स्प्रिंग का वी हैव पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब बिकॉज इट इज़ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, तो इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को मीडियम कैटेगरी में डालूंगा, अदरवाइज कोई और रीजन नहीं है इसका मीडियम कैटेगरी में रखने के लिए। ओके कूल भैया, टाइम क्योंकि ज़्यादा हो रहा है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैविंग Q/m इज इक्वल टू 2 × 10⁻11। तो इसको स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं, अल्फ़ा भी इसको बोलते हैं हम लोग, इस वाली चीज़ को अपन स्पेसिफिक चार्ज अल्फ़ा भी बोल सकते हैं। ओके, एंड वेलोसिटी V0 इज इक्वल टू 3 × 10⁻7 I कैप, वेलोसिटी का डायरेक्शन हमें समझना है, I कैप डायरेक्शन में, इज डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1.8 J कैप kV/m। द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ रीजन फॉर 10 cm लॉन्ग along x डायरेक्शन। ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड द डिफ्लेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द y डायरेक्शन इज दैट मच mm। अब देखिए 2 डायमेंशनल मोशन का है ये क्वेश्चन, अगर अपन देखें, वैसे है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, लेकिन इसके साथ क्लब किया गया है मोशन इन 2D। तो हो सकता है बच्चों को थोड़ा डिफ़िकल्टी फेस हो, तो मैं इसको डिफ़िकल्ट रखता हूँ, ऑल्दो है बड़ा इजी ये प्रॉब्लम, ठीक है क्या। तो अब देखिए अगर मैं बात क्वेश्चन बताऊं तो ये पार्टिकल जो है ना वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नीचे से ऊपर की तरफ है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और वो एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही वो इस रीजन में आएगा जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, तो ये जो बता रहे हैं 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, तो पार्टिकल अपने पाथ से हल्का सा डेविएट होगा। अगर मैं उसके एक रफ आइडिया दूं आपको, तो वो अपने पाथ से हल्का सा डेविएट होगा, यहाँ तक उसका डेविएशन होगा। अगर मैं इस डेविएशन को डी बोल देता हूँ, तो ये डेविएशन निकालना है हमें। तो देखो कैसे मैं इस पर प्रोसीड कर रहा हूँ। पहले मैं बताता हूँ कि टाइम, क्योंकि जो एक्स एक्सिस में इसकी वेलोसिटी है Vx जो है, तो Vx चेंज नहीं होने वाली है, वो जो है V0 के बराबर ही रहेगी, वो नहीं चेंज होने वाली है। तो 10 सेंटीमीटर क्रॉस करने में जो उसको टाइम लगता है, वो टाइम सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस विच इज़ 10 सेंटीमीटर, यानी 10⁻⁻1 मीटर, 0.1 मीटर, डिवाइड बाय स्पीड विच इज़ V0, तो दिस इज़ 3 × 10⁻7। तो जो टाइम निकल कर आ रहा है वो 10⁻8/3 सेकेंड। इतना टाइम ये बीम इसके अंदर बिताने वाली है, ठीक है। अब उतने टाइम में y डायरेक्शन में कितना मोशन होगा, तो फोर्स इन y डायरेक्शन Fy, तो Fy जो है वो Q × E हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज QE/m। तो इसीलिए उन्होंने बड़ी समझदारी से Q/m की वैल्यू दे रखी है।
तो ये आपके पास होगी 2 इंटू 10⁻11 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 1.8 किलो वोल्ट पर मीटर, तो यानी 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो जाएगा। सो ए वाई आपके पास आ रहा है 2 इंटू 1.8 विच इज़ 3.6 इंटू 10⁻, अब यहाँ पर 11 और उधर 10⁻³ तो 10⁻14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये d की वैल्यू दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन, सो डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन इज इक्वल टू u y t प्लस हाफ a y इंटू टी स्क्वायर, तो दिस टर्म इज 0, सो d जो आपके पास आएगी हाफ into acceleration in the y direction which is 3.6 into 10⁻14, so 3.6 into 10⁻14 into t का स्क्वायर, so t is 10⁻⁻8/3 उसका स्क्वायर यानी 10⁻16/9। 9 देखिए इसको कैसे कैंसिल कर देगा, तो 9 इसको कैंसिल कर देगा 0.4 से, तो 2 इसको कैंसिल करेगा 0.2 से, तो 0.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, यानी ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻³ मीटर विच इज़ इक्वल टू 2 mm। तो 2 mm का डिफ्लेक्शन यहाँ पर आएगा, तो करेक्ट आंसर इज़ 2 mm। आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा हो। तो ये कैसा प्रॉब्लम बोला मैंने, डिफ़िकल्ट, क्यों मैंने इसको प्रॉब्लम को डिफ़िकल्ट बोला, क्योंकि 2 कैलकुलेशन आपको करनी है। एक तो आपको पता लगाना है टाइम, भाई यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है इसको, उसके बाद वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालना है, एंड देन आपको टाइम यूज़ करके वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। लेकिन जिस बच्चे की मोशन इन 2D प्रोजेक्टाइल मोशन जिसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बच्चा मन ही मन सोच रहा होगा पता नहीं क्यों डिफ़िकल्ट लिखा सर ने, ठीक है। लेकिन जिसको वहाँ पर हाथ तंग है, जहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसके लिए 3 बड़े बड़े स्टेप्स इन्वॉल्व हैं ऐसा लगेगा, बट आसान प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 24th रोटेशन बेस्ड प्रॉब्लम। सॉलिड स्फीयर ए इज़ रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पी क्यू, तो दिस इज़ एन एक्सिस, यानी ये रोटेट इस तरीके से कर रहा होगा, ऐसे रोटेट कर रहा होगा। तो ये प्रॉब्लम जो है आपके पास रोटेशन का है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं रोटेशन में क्या पूछना चाह रहा है। इफ़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज़ 5 सेंटीमीटर देन इस रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट पी क्यू विल बी। अब देखिए यहाँ पर 2 फॉर्मूला इन्वॉल्व है। एक तो क्या है कि मुझे इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी पड़ेगी पी क्यू के अबाउट। अच्छा, फॉर्मूला क्या है रेडियस ऑफ जायरेशन का, k इज इक्वल टू अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय मास, तो है तो ये फॉर्मूला। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ भी करना पड़ेगा। तो 2 फार्मूला इन्वॉल्व है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी इसमें इन्वॉल्व है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्लस रेडियस ऑफ जायरेशन, तो 2 कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं। रेडियस ऑफ जायरेशन है तो फार्मूला बेस्ड ही, दोनों का फार्मूला ही यूज़ करना है, लेकिन मैं इसको मीडियम कैटेगरी में रख दूंगा क्योंकि बच्चों के दोनों में से कोई एक कॉन्सेप्ट भी ढीले हैं तो नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहाँ वाली सॉलिड स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है 2/5 mr², 2/5 mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी यहाँ के लिए हो रही होती है, ठीक है क्या। और ये वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको चाहिए तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम I इज इक्वल टू ICM प्लस m इंटू दोनों एक्सिस के बीच की दूरी md²। सो I की वैल्यू हो गई ICM विच इज़ 2/5, मास कैंसिल हो जाने वाला तो मास को ऐसे रख देता हूँ इंटू r²। सो रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज़ 5 का स्क्वायर, तो 25 प्लस m इंटू ए डिस्टेंस d विच इज़ 10 का स्क्वायर, तो विच इज़ 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 इसको कट जाएगा, 5 इंटू 2 इज़ 10, 10 प्लस 100, सो I इज़ इक्वल टू 110 m, ठीक है। अब रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए k इज़ इक्वल टू अंडर रूट I/m, यानी 110 m/m, mm कैंसिल तो अंडर रूट 110, तो इज अंडर रूट x सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ x इज 110। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है,
सिर्फ पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना था हमें, और उसके बाद रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला। मीडियम रखा मैंने, आसान। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। वेक्टर्स का प्रॉब्लम भी है पेपर में, तो मैंने 25 प्रॉब्लम करे ताकि आप लोग को एक वन गो में समझ में आए। बाकी प्रॉब्लम्स आप खुद भी कर सकते हैं, पेपर भी विद्या मंदिर के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर जो है आपके पास ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप है। अगर वेक्टर ए की बात करूं तो विच इज़ ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप। और अगर मैं वेक्टर बी की बात करूं तो वेक्टर बी इज़ 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। अब इनका जब डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होना चाहिए, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और साथ साथ क्या बोला कि व्हेन 3a प्लस 2b इज 7 देन द रेशियो ऑफ a बाई b इज x बाई 2, द वैल्यू ऑफ x इज। तो इनका प्रोडक्ट जो है डॉट प्रोडक्ट वो 0 होना चाहिए, a डॉट b की वैल्यू 0। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या करना पड़ता है। अगर आपके पास दो वेक्टर है, a इज इक्वल टू a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, और दूसरा वेक्टर है आपके पास b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप, तो इनका डॉट प्रोडक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बस इनके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके सम कर दें, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इनका डॉट प्रोडक्ट अगर मैं लिखता हूँ यहाँ से, तो 0 इज इक्वल टू 2a और यहाँ पर माइनस 3b और यहाँ प्लस 4, ये 0 हो रहा है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन रही है कि 2a माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 4, और एक इक्वेशन इन्होंने खुद ही दे रखी है आपको कि 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 7, ठीक है क्या। a और b को सॉल्व करें, 1 और 2 सीधा सेटिस्फाई कर रहा है यार, a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 2 सीधा सेटिस्फाई कर रहा है। 2 माइनस 6, तो 2 माइनस 6 इज माइनस 4, और यहाँ पे 3 प्लस 4 इज 7, तो a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 2, तो a बाई b जो है आपके पास आ रहा है 1 बाई 2, तो इन्होंने बोला x बाई 2, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ओके। तो वेक्टर्स का प्रॉब्लम है यार, वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है ये, सीधा फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे अपन, और ईजीएस्ट एज दे कम, वेरी इजी, ठीक है। तो मैं ओवरऑल पेपर की बात करूँगा, तो ओवरऑल पेपर में मैं इजी ज़्यादा रखूँगा क्वेश्चंस को। अगर देखें 25 की बात करें तो एक मीडियम हो गया, एक डिफ़िकल्ट, दो मीडियम, एक डिफ़िकल्ट, तीन मीडियम दो डिफ़िकल्ट, 4 मीडियम 2 डिफ़िकल्ट, 5 मीडियम, तो 5 मीडियम और 4 डिफ़िकल्ट मैंने बोले हैं इसमें से, ठीक है। अब बाकी आप लोग कमेंट करिएगा। तो 5 क्वेश्चन जो हैं वो मीडियम बोला हूँ मैं, और मुझे लगता है 3 to 4 जो है डिफ़िकल्ट है, और रेस्ट सारे प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा इजी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, फार्मूला बेस्ड रहा ये टॉपिक। तो ये पेपर पूरा का पूरा 24 जैन का मॉर्निंग शिफ्ट का। कमेंट करिए, बताइए कि आप लोग को पेपर कैसा लगा, और मेरे साथ जब ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे आपकी स्पीड हो रही है। जितना बढ़िया हम लोग फार्मूलाज यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद है हमारे पास। तो अभी भी हमारे पास टाइम है, ढेर सारे टॉपिक्स जो है यूट्यूब पे विद्या मंदिर डाला है, आप उनको रिवाइज़ कर सकते हैं। 1 शॉट में 1 गो में पूरा चैप्टर रिवाइज़ होगा आपका। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए कि विद्या मंदिर पर पूरी प्रिपरेशन का कंटेंट चैनल पे पड़ा हुआ है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट।